1857 एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी, और ये आग इतनी बड़ी थी कि उसने बरतानवी सल्तनत की बुनियादें हिला के रख दी। ये कहानी उस बात की है कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी बज़ाहिर गैर अहम चीज़ एक तारीख बदल देने वाले तूफान की वजह बन गई। तो आइए इस कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक राइफल का कारतूस मतलब हथियार का एक छोटा सा पुर्जा कैसे पूरी सल्तनत में बगावत की आग लगा सकता है। बात सिर्फ कारतूस की नहीं थी, उसका जवाब तो उस बेचैनी में छुपा है जो हिंदुस्तान में तकरीबन एक सदी से धीरे धीरे सुलग रही थी। और इस सारी कहानी का मरकज है ये हथियार, पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल। देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाहियों को ये नई राइफल दी थी। ये पिछली बंदूकों जैसे ब्राउन बेस मस्कट से कहीं ज़्यादा जदीद, ताकतवर और निशाना लगाने में बहुत बेहतर थी। अच्छा, अब इस राइफल को लोड करने का जो तरीका था ना, वो ही सारा मसला था। सिपाहियों को करना ये होता था कि कागज से बने कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था ताकि उसके अंदर का बारूद बंदूक की नाली में डाला जा सके। और बस यहीं से, इसी एक अमल से सारा फसाद शुरू हुआ। अफवाह ये फैली और बड़ी तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है उन्हें वाटरप्रूफ रखने के लिए वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब देखें, हिंदुओं के लिए गाय मुकद्दस जानवर है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। तो दांतों से ऐसे कारतूस को काटने का मतलब सीधा सीधा अपने धर्म और ईमान को ठेस पहुंचाना था। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। तो यही था वो मुतनाज़ा कारतूस जो बगावत की फौरी वजह बना। ये सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने इस बारूद के ढेर को आग दिखा दी जो दहाइयों से जमा हो रहा था। और इस चिंगारी को शोले में बदलने वाला पहला शख्स था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का ये सिपाही उठ खड़ा हुआ। उसने खुलेआम बगावत की और अपने बरतानवी अफसरों पर हमला कर दिया। उसकी सज़ा मौत थी और यूं मंगल पांडे इस अजीम बगावत के पहले शहीद कहलाए। लेकिन जैसा कि हमने बात की, मंगल पांडे की बगावत और ये कारतूस का मामला तो बस एक चिंगारी थी। असल आग तो उन शिकायतों, उन नाइंसाफियों की थी जो एक सदी से लोगों के दिलों में जमा हो रही थीं। आइए देखते हैं कि वो क्या वजूहात थीं। इनमें से एक बहुत बड़ी वजह थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये लॉर्ड डलहौजी की बनाई हुई एक पॉलिसी थी। सादा लफ्ज़ों में इसका मतलब ये था कि अगर किसी हिंदुस्तानी रियासत के राजा का अपना कोई हकीकी बेटा नहीं है तो उसकी मौत के बाद वो रियासत सीधी बरतानवी हुकूमत के कब्जे में चली जाएगी। इस एक कानून ने देखते ही देखते कई शाही खानदानों को उनकी विरासत और इख्तियार से महरूम कर दिया। और बगावत से ठीक पहले के 10 सालों में तो तब्दीलियां बहुत ही तेज़ी से आईं। एक नया गवर्नर जनरल आया, पूरे हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरियों का काम बढ़ गया और फिर कुछ ऐसे कानून बने जिन्हें लोगों ने अपनी रिवायात और मज़हब में खुली मुदाखलत समझा, जैसे कि बेवाओं को दूसरी शादी की इजाज़त देना। फिर मुआशी महाज पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। ज़मीनों पर भारी टैक्स लगा दिए गए, पुरानी जागीरें जब्त कर ली गईं और ज़मीनें नीलाम होने लगीं। इन इक़दामात ने क्या किया, इसने ज़मींदारों और किसानों दोनों तबकों में शदीद गुस्सा भर दिया। बहुत से लोग रातों रात अपनी ही ज़मीनों से बेदखल हो गए। अच्छा, अब ज़रा ख़ास तौर पर बंगाल आर्मी के सिपाहियों की बात करते हैं, क्योंकि बगावत का मरकज़ तो वही थे। आखिर ये सिपाही इन तब्दीलियों को लेकर इतने हसास क्यों थे? देखें, बंगाल आर्मी के सिपाही आम फौजी नहीं थे। उनमें से ज़्यादातर आला ज़ात के हिंदू जैसे भूमियाहार और राजपूत थे। माशरे में उनका एक खास रुतबा था, एक इज्जत थी। उन्हें कोड़े मारने जैसी सजाएं नहीं दी जाती थी और अपनी जात पात की पाकीज़गी ये उनके लिए सबसे अहम थी। लेकिन अब उनके उसी रुतबे और इज्जत पर हमले हो रहे थे। नए इलाकों में जो इजाफी तनख्वाह मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। फौज में सिखों और गुरखों की भर्तियां बढ़ा दी गईं जिन्हें वो निचली जात का समझते थे। और सबसे बड़ा धचका था जनरल सर्विसेज इनलिस्टमेंट एक्ट। इस नए कानून का मतलब था कि उन्हें लड़ने के लिए समंदर पार भेजा जा सकता है, और समंदर पार करना यानी काला पानी पार करना ऊंची जात के हिंदुओं के लिए अपना धर्म खोने के बराबर था। और इसी बेचैनी और गुस्से के माहौल में एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई जो इस पुरानी रिवायती हुक्मरान तबके की मुज़ाहमत की सबसे बड़ी अलामत बन गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
میں اپنی جھانسی ہرگز نہیں دوں گی، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ رانی لکشمی بائی کے عزم کا، ان کی ہمت کا اعلان تھا۔ یہ ایک پوری سلطنت کے خلاف ایک اکیلی عورت کی للکار تھی۔ رانی لکشمی بائی کی کہانی میں ذاتی دکھ اور سیاسی ناانصافی دونوں شامل ہیں۔ ان کے شوہر جھانسی کے راجا کا انتقال ہوا تو انگریزوں نے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے رانی کے گود لیے ہوئے بیٹے کو قانونی وارث ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اسی ڈاکٹرائن آف لیپس کا سہارا لے کر ان کی پوری ریاست جھانسی پر قبضہ کر لیا۔ رانی نے بہت اپیلیں کی لیکن سب بے سود گئیں۔ لیکن رانی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ جب جھانسی کا محاصرہ ہوا تو انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہاں سے وہ کمال بہادری سے بچ نکلیں اور اپنی جدوجہد جاری رکھی، یہاں تک کہ گوالیار کے میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی۔ اور ان کی بہادری کی سب سے بڑی گواہی کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان کے دشمن برطانوی کمانڈر میجر جنرل ہیو روز نے دی۔ اس نے کہا کہ وہ باغیوں میں سب سے بہترین اور سب سے بہادر تھیں۔ سوچئے، دشمن کا آپ کی صلاحیتوں کا اس طرح اعتراف کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ رانی کی موت شاید میدان جنگ میں ہوئی، لیکن یہ بغاوت کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک لازوال داستان کا آغاز تھا۔ ان کی قربانی اور ان کی بہادری کی کہانی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ وقت گزرتا گیا اور رانی لکشمی بائی صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں رہیں، بلکہ وہ ہندوستانی قوم پرستی یعنی نیشنلزم کی ایک بہت بڑی علامت بن گئیں۔ ان کی کہانی نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونکی، یہاں تک کہ 1943 میں انڈین نیشنل آرمی میں صرف خواتین کی ایک پوری یونٹ کا نام رانی آف جھانسی ریجیمنٹ رکھا گیا، اور آج بھی پورے ہندوستان میں ان کا نام بہت عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ جب کوئی تاریخی شخصیت، ایک لیجنڈ، ایک داستان بن جاتی ہے تو ہم اکثر کہانی کے کچھ حصوں کو بہت یاد رکھتے ہیں اور کچھ کو شاید بھلا دیتے ہیں۔ رانی لکشمی بائی کی یہ میراث ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو کیسے یاد رکھتے ہیں اور کیوں یاد رکھتے ہیں؟